मैथ्स। तो देखो एक्सरसाइज हो गई थी 6.3। अब हम करेंगे 6.3 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमें करना है ना। तो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। शायद फिगर नहीं दी गई है, कोई बात नहीं, फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से फिगर बनाई जा सकती है। तो देखते हैं। डायगोनल्स AC and BD of our trapezium ABCD with AB parallel DC। तो बात किसकी हो रही है? ट्रेपेजियम की। कौन सी फिगर की बात हो रही है? ट्रेपेजियम की। और उसका नाम भी उन्होंने खुद दिया है। क्या नाम दे रखा है? ABCD। तो बना लेते हैं ट्रेपेजियम बढ़िया सा। उन्होंने ABCD ट्रेपेजियम बोला था। और देखो बोर्ड पे पहले उन्होंने ए बी लाइन किसके पैरेलल बताई थी? डीसी के। तो देखो मैंने भी अपने ट्रिपेजियम में क्या करा है? ए बी को किसके पैरेलल रखा है? डीसी के। ठीक है। और इसके जो डायगोनल हैं ए सी और बी डी, देखो लिखा हुआ है ना, मैं एक बार फिर से रीड आउट कर रहा हूँ, बुक में देखना। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रिपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं? ओ पर। देखो बोर्ड पे अब एक डायगोनल बनाया AC, एक डायगोनल बनाया BD। दोनों ने एक दूसरे को किस पर कट करा? O पर कट करा। बात हो गई क्लियर? एक ट्रेपेजियम था जिसमें इन दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को किस पर कट करा है? O पर। और ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में बताई गई है। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट। तो देखो शो क्या करना है वो तो बाद में देखेंगे, पहले कुछ बातें गिवन में लिखते हैं। फिगर हमने बना ली है, अब लिखो गिवन। एक तो हमें ये बता रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना भाई? ए बी किसके पैरेलल बताइए? सी डी के पैरेलल बताइए। ठीक है। अब लिखो टू शो। शो देखते हैं क्या करना है, पहले लिख लेते हैं फिर फिगर में देखेंगे क्या करना है। ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल टू दिखाना है ओ बी अपॉन में ओ डी। ओ ए का रेशियो ओ सी के साथ और ओ बी का रेशियो ओ डी के साथ। अब फिगर में देखते हैं, बोर्ड पे देखो ओ ए का ओ सी के साथ, देखो इधर ओ ए का रेशियो ओ सी के साथ, ओ बी का रेशियो ओ डी के साथ, ओ बी का रेशियो ओ डी के साथ। यानी कि तुम्हें एक छोटा सा ट्रायंगल ऊपर वाला दिखाई दिया और एक बड़ा सा ट्रायंगल नीचे वाला दिखाई दिया। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो देखो मेरे पास तो कितना बढ़िया मेथड है। ये दिखाई दिया ऊपर वाला ट्रायंगल, मैं नाम दे रहा हूं ABO। अब दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल यही ट्रायंगल ऊपर है, ये ट्रायंगल दिखाई दिया। अब जरा नीचे वाला देखो, देखो मैं सिर्फ नीचे वाला ड्रॉ कर रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि तुम्हारी फिगर में बना हुआ है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। DC। अब तुम्हें ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। ये तरीका इतना बेस्ट है ज्योमेट्री के अंदर फिगर को तोड़ तोड़ कर दिखाने का, जो सिर्फ वीडियो में ही पॉसिबल हो सकता है। हालांकि मैं बोर्ड क्लास में भी इस तरह से तोड़ के बनवा सकता हूं, लेकिन इट टेक सो मच टाइम, इसमें बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा वीडियो में तो जितना मर्जी बार देखो। हमें इन दो ट्रायंगल को क्या करना है? सिमिलर करना है। इस छोटे वाले को और इस बड़े वाले ट्रायंगल को क्या करना है? सिमिलर करना है। देखो ज्योमेट्री की क्वेश्चन की खासियत होती है किसी भी क्वेश्चन को करने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता।
किसी भी क्वेश्चन को करने का। देखो अभी हम 6.2 करके आए, 6.3 कर रहे हैं, 6.4 करेंगे। तो हर क्वेश्चन में अपना एक तरीका होता है, लेकिन जो भी एक तरीका होता है उनमें कॉमन क्राइटेरिया लगता रहता है, एक एक कंसेप्ट लगता रहता है। बाकी मेथोडोलॉजी बार बार बदलती रहती है। पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ और तरीके से करा, इस क्वेश्चन में कुछ और तरीके से कर रहे हैं, लेकिन लगभग हर जगह हम क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। जैसे 9th क्लास में पढ़कर आए, वहां पर हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं। तो ज्यादातर ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी 10th क्लास में, तो ज्यादातर ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, ठीक है, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ऐसा थोड़ी ना है जिस तरह से मैं इस क्वेश्चन में करवा रहा हूं सॉल्व, बिल्कुल उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी तरह से उसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को कैसे करना है वो आएगी प्रैक्टिस। क्वेश्चन को देखते ही पता चले अच्छा ये उस मेथड से होता है, उस टेक्निक से होता है, और सब कुछ भूल जाओ तो भाई करके देखो उस तरीके से, नहीं होएगा दूसरे तरीके से करके देखो, यही ऑप्शन बचता है हमारे पास। लेकिन जब तुम 2 या 3 बार गलत कर दोगे तो चौथी 5वीं बार तुम खुद सही करोगे, ठीक है। और वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ज्योमेट्री में तो कितना आसान काम है 10th क्लास में, खास करके 9th क्लास में भी, ठीक। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं और एग्जांपल्स करने हैं बस। मैं लिखकर कह सकता हूं 80% क्वेश्चन ज्योमेट्री के लिए, 80% क्वेश्चन तुम्हारी बुक का होता है हमेशा। और अगर बुक का नहीं भी होता है तो बुक के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनके बेस पर ही होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं के बेस पर होता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दो ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर। तो पहले लिखते हैं, अब लिखो शो के अंदर लिखो इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल की बात हो रही है, एक तो ऊपर वाला एओबी है ना, और एक नीचे वाला सीओडी। एक तो है ऊपर वाला एओबी और एक नीचे वाला सीओडी, ठीक है। अब मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, बहुत आसान काम पूछूंगा मैं, मुझे बताओ क्या ये ए बी और ये सी डी पैरेलल बता रखी हैं, बिल्कुल पैरेलल बता रखी हैं, ठीक है। अगर पैरेलल बता रखी हैं तो मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि पैरेलल के बीच में बनने वाले एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल इसके बराबर हो सकता है, बिल्कुल ये भी बराबर हो सकता है। अगर हो सकता है तो लिखो फिर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। और साइड में तुम्हें एक ही रीजन लिखना है दोनों के लिए, अल्टरनेट एंगल्स। तुम लोग पूरा लिखना, कभी मेरी तरह शॉर्ट में लिख दो अल्टरनेट एंगल्स। तो देखो दो एंगल हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। मैंने क्राइटेरिया याद दिलाया था तुम्हें, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल, एंगल एंगल साइड, है ना। तो दो एंगल अगर बराबर आ जाते हैं तो कौन सा क्राइटेरिया लगता है, एंगल एंगल क्राइटेरिया। इसका मतलब मैंने दो एंगल बराबर कर दिए हैं, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या सिमिलर बोल सकता हूं। तुम सोच रहे होंगे कि भैया इन्हें तो कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल एंगल एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट भी बोला जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना हमें सिमिलैरिटी करनी है ना कि कॉन्ग्रुएंसी करनी है। 9th क्लास में मैं यही क्वेश्चन करा रहा होता तो मैं इसी क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंट बोलता, लेकिन अब कॉन्ग्रुएंसी नहीं करनी है। मैं मानता हूं एंगल एंगल का क्राइटेरिया सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के लिए सेम होता है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट भी हैं इस समय, लेकिन कॉन्ग्रुएंट क्यों बोलोगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, सिमिलर। क्योंकि तुम्हें मालूम है ना हमें प्रूफ क्या करनी है, रेशियो प्रूफ करनी है, और रेशियो सिमिलैरिटी से आती है, कॉन्ग्रुएंसी से नहीं आती। कॉन्ग्रुएंसी तो हमें ये बता देती है कि साइडें इक्वल है, लेकिन साइडें प्रोपोर्शनल है ये कौन बताता है, ये बताता है सिमिलैरिटी, ना कि कॉन्ग्रुएंसी। ये बात कभी भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं बताती है। अब मुझे बताओ
अगर हमने दो ट्रायंगल सिमिलर कर ही दिए और साइड में लिखना जरूर कि हमने कौन से क्राइटेरिया को अप्लाई करा है, तो साइड में लिखना बाय एंगल एंगल, है ना, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब मुझे बताओ अगर एंगल एंगल क्राइटेरिया लगाया ही है तो बताओ, देखो बोर्ड पे एओ का प्रोपोर्शन किसके साथ होगा, सीओ के साथ। मैंने ये तुम्हें निकालना सिखाया था जब मैंने ये चैप्टर शुरू कराया था, मैंने इस तरह से निकालना सिखाया था। एओ का प्रोपोर्शन किसके साथ, सीओ के साथ। प्रोपोर्शन बोलो या रेशियो बोलो। भाई नाइन्थ क्लास में मैं क्या कहता था, नाइन्थ क्लास में मैं कहता था, अगर जो बच्चे मेरे पास पढ़े उन्हें बात ध्यान होगी और जो नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं, तुम्हें याद होगा एओ सीओ के साथ रेशियो नहीं बनाता था, एओ सीओ के साथ इक्वल होता था। देखो बोर्ड पे, ओबी ओडी के साथ रेशियो नहीं बनाता था, ओबी ओडी के साथ इक्वल होता था, रेशियो नहीं बनाता था, इक्वल होता था। लेकिन ये बात होती थी कॉन्ग्रुएंसी की। अब हम बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी की। तो देखो एओ का प्रोपोर्शन सीओ के साथ और ओबी का प्रोपोर्शन ओडी के साथ। बताओ क्या यही चीज प्रूफ करनी थी हमें। देखो ओए ओए, ओसी ओसी, ओबी ओबी, ओडी ओडी, यही चीज प्रूफ करनी थी। लेकिन तुम्हें याद होगा नाइन्थ क्लास में मैं एक लॉजिक लिखवाता था साइड में, बाय सीपीसीटी, है ना, बाय सीपीसीटी। क्या होती थी उसकी फुल फॉर्म, देखो अगर नहीं है याद तो मैं बताता हूं। उसकी फुल फॉर्म होती थी, मैं लिख नहीं रहा बता रहा हूं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो बोर्ड पे ये लिखते थे ना सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो अभी भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही हैं, ट्रायंगल के ही हैं, लेकिन क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, अब ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब सीपीसीटी नहीं लिखना, अब लिखना है सीपीएसटी। में एक बार पढ़ देता हूं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हम सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ना कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो अब तुम्हें हर बार लिखना पड़ेगा बाय सीपीएसटी। समझ में आ गई ना बात, तरीका वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फिगर दे रखी है, हाँ इसमें हमें फिगर दे रखी है। तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है कि ये मुश्किल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें मुश्किल लग रहे हैं तो मेरे हिसाब से फिर तुम्हें मैथ्स नहीं करनी चाहिए, फिर मेरे हिसाब से तुम्हें मैथ्स नहीं करनी चाहिए। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसके अंदर फिगर दे रखी है तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं बढ़िया सी। हाँ इसी क्वेश्चन की फिगर है, तो पहले बिना क्वेश्चन पढ़े फिगर बनाते हैं डायरेक्ट, है ना, फिर बाद में पढ़ते रहेंगे भाई। तो देखो मेरी फिगर थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, खैर उससे क्या फर्क पड़ता है। पी पी क्यू, टी पी क्यू, एस आर, एस आर, ये वाला एंगल दे रखा है 2 और ये वाला एंगल दे रखा है हमारा 1, ठीक है। तो पहले तो 15-20 सेकंड के अंदर फटाफट से तुम्हें फिगर नोट करनी चाहिए, क्योंकि अगर फिगर नहीं बनाते हो तो फिर ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो फिगर बना लेते हैं, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर, देखो फिगर में हमें क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में पी आर बता रखा है। तो देखो फिगर में तो बाद में देखेंगे, पहले इस बात को तुम गिवन में लिखना, लिखो गिवन में क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में क्यू पार, सॉरी क्यू टी अपॉन में पी आर, है ना। और एक चीज और दे रखी है,
एंगल 1 बराबर बता रखा है एंगल 2 के, तो कॉमा लगा के ये भी लिख लेना। अब लिखो शो वाला पार्ट कि हमें शो क्या करना है, शो करना है पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये चीज हमें शो करनी है। तो फटाफट से पहले जो जो चीजें गिवन है उनको फिगर में मैच करके देखते हैं कि आखिर हमें वास्तव में दिया किया गया है। ठीक है, देखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस, बोर्ड पे देखो, देखो बोर्ड पे, क्या ये बड़ी वाली साइड दिखाई दे रही है तुम्हें क्यू आर? भाई क्या ये बड़ी वाली साइड नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल क्यू आर दिखाई दे रही है, क्यू आर और अपॉन में क्या दिखाई दे रहा है? क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में पी आर, क्यू टी अपॉन में पी आर, ये वाली रेशियो। और एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है पी क्यू एस। बोर्ड पे देखो पी क्यू एस, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है? क्या ये छोटा वाला ट्रायंगल तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। देखो मैं तुम्हें केवल दो ही चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं क्योंकि इतना स्पेस अब मेरे पास बचा नहीं है। देखो मैंने बीच की कौन सी लाइन गायब कर दी? पी आर। देखो ये जो मैं एडिशनल फिगर बना के दिखाता हूं ना समझाने के लिए, इस एडिशनल फिगर को मत बनाया करो, ये तो बस मैं समझाने के लिए बनाता हूं, कभी इसे भी ड्रॉ कर डालो। Q1 दे रखा है, P P S R, ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। अब बोर्ड पे देखो, मैंने जानकर सिर्फ इसी चीज को बनाया है, बीच वाली लाइन को नहीं बनाया, ताकि जो चीज मैं दिखाना चाहता हूं वो मैं तुम्हें दिखा सकूं। अब देखो प्रूफ क्या करना है, बोर्ड पे देखो PQS, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना? अब तो भाई क्लियर दिख गया, बल्कि कुछ बच्चों को तो पहले भी दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छी बात है। खैर देखो PQS ये नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक है, और PQR देखो बोर्ड पे PQR ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? सिमिलर करना है। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? सिमिलर करना है। और सिमिलर के कितने सारे क्राइटेरिया हैं हमारे पास? साइड एंगल साइड, एंगल एंगल, साइड साइड साइड, ठीक है, तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। देखो इन दोनों को सिमिलर तो हम कर देंगे, सिमिलर करने से पहले जो चीज गिवन है ना उसका इस्तेमाल करेंगे पूरा पूरा, जो चीज गिवन है पहले उसका इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड पे देखो, तुम सोचोगे कि भैया ये तो बहुत ही ज्यादा आसान निकला क्वेश्चन। मैं फिर से कह रहा हूं, हर ज्योमेट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें खुद से एक एक बार घर पर जरूर करनी है। जब तक ये क्वेश्चन बोर्ड पर होंगे ना तब तक तो ये बड़े आसान लगेंगे, और अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर मुश्किल हो जाएगी बहुत। अब देखो, क्या 1 और 2 बराबर बताए थे गिवन में? क्या एंगल 1 और 2 हमें बराबर बताया था? बिल्कुल। क्या लिखना पड़ेगा साइड में? गिवन। तुम सोच रहे होंगे मैंने ये क्या बात बोल दी बीच में, इसका क्या करेंगे? बिल्कुल, जब उन्होंने कुछ हमें चीजें दी हैं तो उसी से तो करेंगे, और क्या अपनी तरफ से करोगे? भाई जो चीजें वो गिवन करता है, पता है ज्योमेट्री में अगर तुम्हें क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आए, सबसे बढ़िया लॉजिक बता रहा हूं, मान लो क्वेश्चन 4 नंबर का था, क्वेश्चन 4 नंबर में आया ज्योमेट्री का, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे शुरू करें, क्वेश्चन को कैसे शुरू करें? बिल्कुल लास्ट स्टेज बता रहा हूं, ये बात कोई भी नहीं बताएगा तुम्हें, कोई सा भी टीचर, बिल्कुल लास्ट स्टेज। क्वेश्चन में फिगर दे रखी थी, गिवन दे रखे थे, ठीक है भाई, तुम्हें ये नहीं पता क्वेश्चन को शुरू कैसे करे, प्रूफ कैसे करे, क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है ये नहीं पता चल पा रहा। तो ध्यान रखना, जब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है और तुमने मेहनत करी है, पढ़कर गए हो, तो क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है ना उसके बेस पर तुम कुछ ना कुछ तो बता ही सकते हो। यकीन मानो, अगर गिवन के बेस पर तुमने कुछ कंक्लूजन निकाल दिए, बेशक तुमने क्वेश्चन को प्रूफ नहीं करा, क्वेश्चन को तुमने प्रूफ नहीं करा, लेकिन कुछ गिवन के बेस पर तुमने कुछ रिजल्ट निकाल दिए उस क्वेश्चन के अंदर, तुम्हें 50% मार्क्स जरूर मिलेंगे उस क्वेश्चन में। मतलब कि 4 नंबर में से 2 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए। फिगर बनाओ, गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, और जो चीजें गिवन थी उनके बेस पर कुछ रिजल्ट निकालो। बच्चा इतना प्रैक्टिस तो हर कोई कर लेता है,
कि गिवन के बेस पर रिजल्ट निकाल सके। ये मैं वो स्टेज बता रहा हूं, मैं ऐसा कह नहीं रहा कि यही करना है बस कि गिवन के बेस पर निकाल के रख दो हो गया, ऐसा ही करना है। ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए उस क्वेश्चन में कि किस तरह से इसको सॉल्व करें, तो उस समय की बातें बता रहा हूं। तो 50% मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए भाई। 4 नंबर पूरे छोड़ने से बढ़िया है कि 2 नंबर तो हासिल कर लो, है ना। पूरे के पूरे 4 नंबर जाने से अच्छा है कि कम से कम 50% मार्क्स तो आ जाए, 2 नंबर तो आ जाए उस क्वेश्चन के अंदर, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, बजाय इसके कि भैया हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया था, हम तो छोड़ ही आए, ऐसे ये तो गड़बड़ हो गई, ये बात गलत हो गई ज्योमेट्री के अंदर खास तौर से। तो देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, तुम्हें 9th क्लास में मैंने एक बात सिखाई थी, जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने वाली साइडें भी, उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बताओ ये बात बताई थी या नहीं। देखो स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं ये वाला पार्ट हटाकर यहीं पे एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूं तो मैं समझाने के लिए। बोर्ड पे देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, इसका नाम दे दिया ABC। दिखाई दे रहा है ना ये स्क्रीन में, ठीक है। तो देखो ABC दे दिया, और मैंने तुमसे कहा कि एंगल B और एंगल C आपस में क्या है, बराबर। देखो मैंने कट का साइन लगाया है, ये कट का साइन तुम्हें मालूम है ना, ये कट का साइन होता है बराबर का। मतलब मैंने इन दोनों ट्रायंगल को क्या बताया है, इक्वल। मैंने इन दोनों ट्रायंगल को क्या बताया, इक्वल। तो तुम्हें बात याद होगी 9th क्लास की, अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, दोबारा से सुनो 10th क्लास में। जब दो एंगल बराबर होते हैं ना, जब दो एंगल क्या होते हैं, बराबर, बताओ B बराबर है C के, तो इनके जो सामने वाली साइडें होती है, ध्यान से सुनो, देखो मत, कुछ भी लिखो मत, सिर्फ सुनो। इनके सामने वाली साइडें भी क्या होती हैं, बराबर। तो बोर्ड पे देखो एंगल B के सामने वाली साइड क्या AC है, बिल्कुल। और देखो बोर्ड पे एंगल C के सामने वाली साइड क्या AB है, बिल्कुल। क्या ये दोनों साइडें बराबर होंगी या नहीं होंगी, होंगी। ठीक है, जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने वाली साइडें भी क्या होती हैं, बराबर। अगर ये कंक्लूजन समझ में आता है तो यहां पर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर ये कंक्लूजन डाउट में रहेगा तो फिर मेरे पास इस थ्योरम के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं वो वीडियो तुम्हें अलग से दिखा सकता हूँ एक्स्ट्रा क्लास के अंदर। तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि दो एंगल बराबर हैं तो उनके आमने सामने की साइडें बराबर कैसे होती हैं। ठीक है, खैर फिलहाल तो ध्यान रखो, कुछ बच्चों को तो याद भी आ गया होगा कि जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली साइडें भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब बोर्ड पे देखो, क्योंकि अब आ रहे हैं हम वापस क्वेश्चन में। देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर था। अगर कोई दिक्कत ना हो, बोर्ड पे देखो, अगर कोई दिक्कत ना हो, मैं थोड़ी देर के लिए इस बीच की लाइन को हटा दूं, तुम्हें नहीं हटाना है, तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने वो लाइन हटा दी। अब जरा गौर से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है ना भाई, क्वेश्चन में गिवन में बताया था ना, देखो मैंने गिवन रब कर दिया, हालांकि बताया तो था। क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर बताए थे या नहीं बताए थे, बिल्कुल बराबर बताए थे। तो बोर्ड पे देखो एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, क्या एंगल 1 के सामने वाली साइड PR है या TR है, बिल्कुल PR है, क्योंकि हम इन दो एंगल की बात कर रहे हैं, और इस एंगल के सामने वाली साइड इस ट्रायंगल के अंदर कौन सी मानी जाएगी, PR। तो बताओ PR बराबर होगी। अब बोर्ड पे देखो 2 के सामने वाली साइड, देखो सामने का मतलब क्या होता है, 2 के जो सामने आ रही है, देखो 2 के सामने आ रही है ये, देखो 2 के सामने क्या आ रही है, PQ, क्या ये बराबर है, बिल्कुल। ये किसके बराबर है, PR के। इसका मतलब ये हुआ PR किसके बराबर हो गई, PQ के, और PQ किसके बराबर हो गई, PR के। बात हो गई खत्म। अब इस लाइन को वापस ड्रॉ कर देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। पता है मैंने इसको क्यों गायब करा, देखो कुछ बच्चों को लगेगा 1 के सामने वाली साइड तो भैया PS भी आ रही है, इसे क्यों ले। सुनो जरा ध्यान से कि मैंने 1 के सामने, देखो बिल्कुल ठीक, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट में पॉइंट है, दम है तुम्हारे आर्ग्यूमेंट में कि 1 के सामने PS भी आ रही है भैया, ये तो अच्छी बात है, PS आ रही है, तो हमने PS क्यों नहीं ली, क्यों नहीं ली, अब मैं बताता हूं। देखो एंगल 1 का कंपैरिजन कर किससे रहे हो, एंगल 1 का कंपैरिजन उस एंगल से हो रहा है, ना कि इस एंगल से। क्या इस एंगल से कंपैरिजन हो रहा है, 1 किस एंगल के इक्वल है,
क्या एंगल एस के इक्वल है या एंगल 2 के इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है 1, ना कि एंगल एस के। तो तुम इस लाइन को क्यों बीच में आने दोगे? रही बात हटाने की, मैंने इसलिए हटाई थी ताकि तुम्हें क्लियर 1 और 2 दिखे, लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी लगता है कि 1 के सामने तो पीएस भी आ रहा है, तो हमने पीएस क्यों नहीं लिया। उम्मीद है अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हम 1 का कंपैरिजन 2 से कर रहे हैं, ना कि 1 का कंपैरिजन एस से कर रहे हैं जो हम पीएस ले लें, इसलिए हमने पीएस को नहीं लिया। ठीक है, तो देखो पी आर पी क्यू के बराबर मिल गया। अब देखो अगला गिवन, देखो कितनी कमाल कमाल की चीजें मैं करवाऊंगा। तुम कहोगे भैया समझाने के बाद बिल्कुल चिपक गया क्वेश्चन दिमाग में। वीडियो में मैं जानकर एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगाता हूं ताकि जब वीडियो में कर ही रहे हैं तो वो क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, वो क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत ही ना पड़े, चिपक जाए बिल्कुल दिमाग में। तो देखो पी आर पी क्यू के बराबर आ गया। अब अगला रिजल्ट देखते हैं। तो देखो उन्होंने एक चीज और गिवन करी थी, क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में पी आर। बताओ ये चीज दी थी या नहीं दी थी? तुम सोच रहे होंगे कि यार ये जो चीज मैंने प्रूफ करी है अभी अभी ऊपर, ये देखो ये प्रूफ करके आया हूं ना, ये चीज मैं प्रूफ करके आया हूं, ये करा क्यों है, क्यों करा है, अब पता चलेगा। देखो पता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन का कोई तुक नहीं होता, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है, किस टेक्निक को लगाओ क्वेश्चन हो गया, नहीं, हर बार कुछ नया। लेकिन वो नया कैसे करना है वो आएगा प्रैक्टिस से। मुझे कैसे पता चलता है, किस तरह से पता चलता है? एक क्वेश्चन सालों साल कराता रहता हूं, दिमाग में वो क्वेश्चन चिपक जाता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें थोड़ी ना सालों साल करना है, जिंदगी भर करना है। मेरा तो काम है इसलिए करा रहा हूं। तुम्हें तो सिर्फ पढ़ना है और मार्क्स लाने, और पढ़ने के लिए तुम्हें अभी के अभी करके देखना होगा। तो तुम्हारे पास समय है अभी का अभी, कि घर पे जाके पूरे महीने भर करते चलो। मैं ये नहीं कह रहा 3-4 साल लग के करो, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, 3-4 साल ही नहीं करते रहेंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम्हारे पास समय है इन्हीं दिनों का, तुम्हें इन्हीं दिनों में काम करना है। मेरा काम तो हर साल का है। अब देखो पी आर पी क्यू के बराबर करा था हमने या नहीं करा था? अभी अभी हम पी आर पी क्यू के बराबर करके आए हैं ना। तो मुझे बताओ क्या मैं पी आर की जगह, नीचे दिख रही है ना ये चीज, बताओ क्यू टी के अपोन में जो लिखा हुआ है क्या वो तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हर किसी को दिखाई देगा क्योंकि लिख रखा है। तो क्या मैं पी आर की जगह पी क्यू डाल सकता हूं? बिल्कुल डाल सकते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ना कभी भी ये सवाल मत करो क्यों, हाँ ऐसे ही होता है, ये समझ में आ गया। देखो टीचर करवा रहा है, क्यों करवा रहा है ये मत पूछो, ये एक बड़ी बात है कि वो जो करवा रहा है ना वो चीजें समझ में आ रही है, ये एक बड़ी बात है, तो उन चीजों को समझो। रही बात क्यों कर रहे हैं की मैंने ज्योमेट्री में पहले बता दिया था, किसी भी क्वेश्चन को करने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है। तो तुम मुझसे पूछोगे कि भैया इसमें ऐसा क्यों करा, तो क्यों का सही जवाब तो मेरे पास खुद नहीं है। मैं ये जरूर बोलूंगा इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है तो कैसे करना है मुझे बता दो फिर, है ना। अगर तुम कह रहे हो ऐसे क्यों करा तो मुझे बता दो फिर कैसे करोगे, है ना। तो तुम्हारे पास कैसे का भी जवाब नहीं होगा। फिर अगर तुम क्यों का क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर कैसे करना है ये भी मुझे बता दो, ठीक है, शायद ही कोई बताएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस क्वेश्चन को करने का यही एक मेथड है, क्योंकि अगर थोड़ा सा काम करते हो ना, ज्योमेट्री के क्वेश्चन की खासियत होती है एक क्वेश्चन 2-2 3-3 तरीके से किया जा सकता है। बढ़िया रहता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर मेथड पर काम करें ताकि वो हमें दिमाग में चिपके, ना कि अलग अलग तरीके से, है ना। मैथ्स के क्वेश्चन करने, मैथ्स के क्वेश्चन पे रिसर्च नहीं करनी है। तो मुझे बताओ क्या मैं पी आर की जगह पी क्यू डाल सकता हूं? बिल्कुल डाल सकता हूं। तो देखो नीचे स्पेस कम है, मैं इधर लिख रहा हूं, यानी कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में पी आर। सॉरी पी आर की जगह तो मुझे क्या डालना था, पी क्यू डालना था, इसलिए तो प्रूफ करा था। अब लिखो पी क्यू, इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1। यहां तक का काम हो गया खत्म। ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने बनाई है ना, इसका ध्यान रखना बस। अब देखो अब आते हैं शो वाले क्वेश्चन पे। जितनी बातें गिवन से निकल सकती थी निकाल ली। अब आगे बढ़ते हैं। शो क्या करना था हमें, इन दो ट्रायंगल को क्या करना था, सिमिलर। और मैंने सिमिलर के लिए बताया था या तो दो साइडें प्रोपोर्शनल हो जाएं या तीनों साइडें प्रोपोर्शनल हो जाएं, या फिर दो एंगल इक्वल हो जाए, या फिर एक एंगल दो साइड। मतलब
या तो ये वाला क्राइटेरिया बात बन जाए, या फिर ये वाला क्राइटेरिया बात बन जाए, या फिर ये वाला क्राइटेरिया बात बन जाए, है ना, कुछ भी हो, लेकिन इन 3-4 क्राइटेरिया में से कोई एक आध तो फिट हो जाए। तो पहले हम काम करेंगे इसके अंदर, तो लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू एस टी क्यू आर। देखो मैंने दोबारा से नहीं लिखा, मैंने तो जो लिखा हुआ था उसी में एडजस्ट कर दिया, तुम्हें दोबारा से लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 के बाद का स्टेप है ना यही है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। अब देखो इन दो ट्रायंगल के अंदर काम करना है, और इन दो ट्रायंगल को समझाने के लिए तुम्हें अलग से कुछ करना ही नहीं है। देखो मैंने नीचे पहले से ही बना रखा है, बहुत पहले से बना दिया था, जब मैंने ये क्वेश्चन शुरू कराया था मैंने तब से ही वो फिगर नीचे बना रखी है ना। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे पी क्यू एस छोटा वाला और टी क्यू आर बड़ा वाला, क्या एंगल 1 दोनों में आ रहा है? क्या एंगल 1 छोटे में भी और बड़े में भी है? बोर्ड पे देखो, देखो बोर्ड पे पी क्यू एस ये आया, पी क्यू आर ये आया, क्या एंगल 1 दोनों में आ रहा है? और ऐसा एंगल जो दोनों में भाई कॉमन दिख रहा है ना भाई, देखो पी क्यू एस ये एंगल, ठीक है, पी क्यू आर मतलब क्यू दोनों में आ रहा है, और अगर क्यू दोनों में आ रहा है तो ऐसा एंगल होता है कॉमन। तो लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 साइड में लिखना कॉमन, क्योंकि ये चीज हमारी कॉमन है। अब या तो एक एंगल और मिल जाए, या फिर दो साइड क्या मिल जाए, प्रोपोर्शनल। तुम सोच रहे होंगे मैं प्रोपोर्शनल वर्ड क्यों बोल रहा हूं, प्रोपोर्शनल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें सिमिलर करना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं करना है। कॉन्ग्रुएंट क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट होता तो मैं बोलता या तो एक एंगल और मिल जाए या फिर दो साइडें इक्वल मिल जाएं। क्या मैं ये बोलूंगा कि दो साइड इक्वल मिल जाए? नहीं, इक्वल की क्या जरूरत है, दो साइडें प्रोपोर्शनल मिल जाए और मिली मिलाई है। देखो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 अचार डालने के लिए थोड़े ना बनाई है, जरा देखो क्यू आर का रेशियो क्यू एस के साथ, बोर्ड पे देखो क्यू आर का रेशियो क्यू एस के साथ, देखो बोर्ड पे, अब बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो छोटे वाले ट्रायंगल के साथ। अब इधर देखो क्यू टी अपॉन में पी क्यू, बोर्ड पे देखो क्यू टी का रेशियो पी क्यू के साथ, देखो बोर्ड पे, अब बड़ी वाली साइड का रेशियो छोटी वाली साइड के साथ। बताओ क्या दो ट्रायंगल की साइडें प्रोपोर्शनल तुम्हें दिखाई दे रही हैं या नहीं? जो काम हमने इक्वेशन नंबर 1 में करा है, क्या वो काम प्रोपोर्शनल का काम नहीं है? बिल्कुल, वो साइडें आपस में क्या हो रही हैं, प्रोपोर्शनल। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर काम कर रखा है वो यही करा है कि हमने छोटे वाले ट्रायंगल की साइड को बड़े वाले ट्रायंगल की साइड के साथ क्या करा है, प्रोपोर्शनल करा है। देखो बोर्ड पे क्यू आर अपॉन में क्यू एस, देखो बड़ी वाली साइड अपॉन में छोटी वाली साइड, क्यू टी अपॉन में पी क्यू, बोर्ड पे देखो क्यू टी बड़ी वाली साइड अपॉन में छोटी वाली साइड यानी कि क्यू पी। तो ये मत सोचना कि ये कैसा रे, तो देखो बड़ी वाली साइड का प्रोपोर्शन छोटी वाली के साथ, और यहां पर भी बड़ी वाली साइड का प्रोपोर्शन छोटी वाली के साथ, ये होता है प्रोपोर्शनल। तो देखो इस रिजल्ट को मैं यहां से कॉपी नहीं कर रहा, मैं दोबारा से लिख रहा हूं बल्कि। तो देखो इस साइड को तुम्हें यहां पर लिखना है, और पता है ये कंक्लूजन आया कहां से, तुम्हें ये बताना पड़ेगा, साइड में लॉजिक देना पड़ेगा कि दो साइडें प्रोपोर्शनल, ये जो तुमने लिख दी है ये साइडें प्रोपोर्शनल आई कहां से हैं, तो साइड में लिखना फ्रॉम, बताओ कौन सी चाहिए, फर्स्ट से ना। देखो क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं बना रखी थी मैंने, अभी तुमने भी बना रखी होगी, तो ये चीज इक्वेशन नंबर 1 से आई है। तो अब बोर्ड पे देखो क्राइटेरिया कौन सा लगा, बोर्ड पे देखो दो साइडें एक एंगल, दो साइड है एक एंगल, साइड एंगल साइड, क्यों, देखो बोर्ड पे इस साइड के बीच में ये वाला एंगल और इस साइड के बीच में ये वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड लगा दो। ये दो ट्रायंगल हमारे क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर। साइड में जरूर लिखना बाय साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया समझ में आ गया ना। बोर्ड पे देखो ये जो साइडें प्रोपोर्शनल मैंने करी थी, ये साइडें प्रोपोर्शनल मैंने पहले ही कर ली थी, ये दो साइडों को मैंने आपस में प्रोपोर्शनल पहले ही कर लिया था, क्योंकि मैं जानता था इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए दो साइडों की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे जानता था, प्रैक्टिस, घर पे तुम्हें इन चीजों की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन देखते ही ना दिमाग में आए कि हाँ इसको उस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो उस हिसाब से लॉजिक लगाया करो। और ये चीज समझ में आ गई ना कि रेशियो प्रोपोर्शनल कैसे पहचानी। देखो बोर्ड में फिर से बता देता हूं,
बड़ी वाली साइड का रेशियो छोटी वाली के साथ, बड़ी वाली साइड का रेशियो छोटी वाली के साथ। और ऐसा मत सोचना कि हमेशा बड़ी वाली का छोटी वाली के साथ ही आता है, नहीं। देखो अब छोटी वाली का बड़ी वाली के साथ, छोटी वाली साइड ऊपर और बड़ी वाली साइड नीचे भी हो सकती है, छोटी वाली साइड ऊपर, बड़ी वाली साइड नीचे भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर छोटी वाली साइड ऊपर है तो यहाँ पर भी छोटी वाली साइड ऊपर ही होनी चाहिए, और अगर यहाँ पर बड़ी वाली साइड ऊपर है तो यहाँ पर भी बड़ी वाली साइड ऊपर होनी चाहिए। यानी कि आधा प्रोपोर्शन अलग है और आधा प्रोपोर्शन अलग है, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर टिक कर लो, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो तुम कहोगे भैया क्या मजाक हो गया बीच में। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका मतलब एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले एक बढ़िया सा ट्रायंगल बना लेते हैं। पी क्यू आर, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। देखो एस और टी दो पॉइंट है ना, एस एंड टी आर पॉइंट्स, एस और टी जो है वो दो पॉइंट है, और किस किस पर है, पी आर पर और क्यू आर पर। तो बोर्ड पे देखो एक तो है पी आर पर एस और एक है क्यू आर पर टी, ठीक है। तो देखो एक पी आर पर और एक क्यू आर पर, ठीक है। आगे देखते हैं, सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर टी एस। एक काम करो, ज्वाइंट करना पड़ेगा, पहले इस लाइन को ज्वाइंट और कर लो, ठीक है। ये मत सोचना, देखो हमने ड्रॉ ऐसे करा है जैसे कि ये लाइन किसके पैरेलल दिख रही है, इसके, है ना, दिख रही है ना, लेकिन ये तो हमने ड्रॉ करा है। क्या क्वेश्चन में पैरेलल बताया है? नहीं। अपना दिमाग मत लगाना कि भैया पैरेलल दिख रहा है, नहीं। जब तक क्वेश्चन कुछ ना कहे तब तक पैरेलल तो छोड़ो, वो एक लाइन भी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर और क्यू आर। तो देखो एस पॉइंट था पी आर पर और टी पॉइंट था क्यू आर पर। आगे देखते हैं, सच दैट एंगल पी, बोर्ड पे देखो एंगल पी, ये वाला एंगल पी किसके बराबर बता रखा है, आर टी एस के। बोर्ड पे देखो आर टी एस मतलब ये वाला एंगल, देखो आर टी एस किसके बराबर कर रखा है, एंगल पी के। एक काम करो, इनको ना नाम दे दो, एंगल 1 और एंगल 2, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो गिवन लिखने में। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले गिवन लिखते हैं। तो लिखो, एक तो एंगल 1 बराबर बता रखा है एंगल 2 के, और देखते हैं क्या चीज दे रखी है, शो दैट, इसका मतलब और कुछ नहीं दिया। अब लिखो टू शो, तो टू शो में देखते हैं और क्या लिखना है। देखो आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर करना है ट्रायंगल आर टी एस के, आर टी एस के। इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना, और सिमिलर करने के तुम्हें पता है कितने सारे क्राइटेरिया हैं, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, है ना, ये 3-4 क्राइटेरिया हैं। अब देखो या तो दो एंगल मिल जाए या फिर दो साइड एक एंगल मिल जाए, बात बन जाएगी, है ना। या तो एक एंगल मिल जाए या दो एंगल मिल जाए या दो साइड या तीनों साइडें मिल जाए। तो लिखो शो के अंदर, अब बहुत ही आसान है, मक्खन चीज है बिल्कुल। बोर्ड पे देखो कौन कौन से दो ट्रायंगल में हमें काम करना है, पहले वो देख लेते हैं। बोर्ड पे देखो आर पी क्यू, बोर्ड पे देखो आर पी क्यू, क्या बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है? बिल्कुल, देखो बोर्ड पे आर पी क्यू, ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है ना। और देखो आर टी एस, आर टी एस छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है ना। बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। और जरा गौर करो, एक काम करो, पहले इन्हीं दो ट्रायंगल के अंदर काम करेंगे। लिखो इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस, इन दो के अंदर काम करते हैं। मुझे बताओ इन दो ट्रायंगल के अंदर, बोर्ड पे देखो आर पी क्यू ये वाला, आर टी एस ये वाला, क्या एंगल आर दोनों में आ रहा है? क्या एंगल आर दोनों के अंदर आ रहा है? छोटे ट्रायंगल के अंदर भी, बड़े ट्रायंगल के अंदर भी। देखो जब देखो बोर्ड पे
मैं तुम्हें शो करके दिखाता हूं। मान लो अगर हम इसको हटा दें तो बताओ एंगल आर छोटे में आ रहा है, और अगर बीच वाली लाइन को हटा दे तो एंगल आर बड़े वाले में भी आ रहा है। मतलब एंगल आर दोनों में आ रहा है, और ऐसा एंगल जो सब में आता है वो क्या होता है, कॉमन। तो लिखो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि ये एंगल हमारा कॉमन है। ये एंगल हमारा क्या माना जाएगा, कॉमन। अब एक एंगल और मिल जाए, बिल्कुल मिला हुआ है, देखो बोर्ड पे। देखो छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 1, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 2 है ना। छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है, एंगल 1 है, और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, एंगल 2 है। क्या ये दोनों एंगल बराबर बता रखे हैं, देखो क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं बता रखे, बिल्कुल लिख दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, साइड में लिखना गिवन। तो देखो दो एंगल गिवन हो गए, और तुम्हें मालूम है दो एंगल मिलते ही क्राइटेरिया बन जाता है एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो लगाओ फिर, लिखो देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। साइड में क्राइटेरिया जरूर लिखे करो, बाय एंगल एंगल। अगर तुम जल्दबाजी में क्राइटेरिया नहीं लिखते हो ना तो आधा या 1 नंबर कट जाता है, अगर वो क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है। तो क्राइटेरिया का विशेष रूप से ध्यान रखो, कभी गड़बड़ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा आसान है। इन फिगर, तो देखो फिगर दे रखी है इसमें, पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखो मैंने कितनी बढ़िया बड़ी फिगर बनाई है। और ए बी सी डी ई, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ ट्रायंगल ए बी ई, बोर्ड पे देखो ट्रायंगल पहले लिख लेते हैं, चलो बाद में फिगर में देखेंगे। ट्रायंगल ए बी ई क्या बताया है, कॉन्ग्रुएंट। तुम्हें एक चीज याद होगी 9th क्लास में, ये किस चीज का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंसी का, ना कि सिमिलैरिटी का, है ना। सिमिलैरिटी का नहीं होता, ये कॉन्ग्रुएंसी का होता है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। तो बहुत ही बढ़िया चीज बताइए, आगे देखते हैं। शो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर करना है ट्रायंगल ए बी सी के, है ना। तो देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा, मेरी ज्योमेट्री में 10th क्लास में सिमिलैरिटी के टॉपिक में एक बात हमेशा ध्यान रखना, और तुम कहोगे क्या भैया वाकई में काफी बढ़िया बात है। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताए जाए ना, दो ट्रायंगल क्या बताए जाए, कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल क्या बताए जाए, कॉन्ग्रुएंट बताए जाए, समझो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से बहुत आसान हो जाता है सिमिलर करना। कॉन्ग्रुएंसी अगर बता रखी है ना और सिमिलर पूछा है तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है करना। ठीक है, अब जरा करने की कोशिश करते हैं, तारीफ तो बहुत हो गई, अब जरा करके भी देखते हैं कि आखिर कितना आसान है। पहले क्वेश्चन में देखते हैं, फिगर में देखते हैं कि पूछा क्या है। देखो ए डी ई, देखो बोर्ड पे ए डी ई, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख गया ऊपर, ए डी ई ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना। मैं चलो अलग से दिखा देता हूं, कुछ बच्चों को अगर नहीं दिख रहा है तो। ए डी ये दिख गया है ना। ए बी सी, ए बी सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी दिख गया है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी दिख गया। फिर से वही काम, देखो अब तक हम यही तो कर रहे हैं, छोटे वाले को बड़े वाले के साथ बार बार क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। और तुम्हें एक चीज याद हो गई होगी अब तो, देखो बताओ एंगल ए छोटे वाले में भी आ रहा है और एंगल ए बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। बोर्ड पे देखो ए डी ई छोटे वाले ट्रायंगल में तो है ही, ए बी सी बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए, मतलब एंगल ए दोनों में है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। अब जरूरत है हमें कि एक एंगल और मिल जाए या फिर हमें एक साइड और मिल जाए, एक एंगल और मिले या फिर एक साइड, सॉरी दो साइडें और मिले। ठीक है, तो देखो वो चीज हमें गिवन से मिलेंगी, तो पहले इसी से शुरुआत करते हैं।
क्योंकि यहां से तो अभी कुछ खास मिला नहीं है। अभी प्रूफ नहीं करेंगे डायरेक्ट, अभी पहले गिवन से शुरुआत करेंगे। तो लिखो गिवन का पार्ट। गिवन था ए बी ई कॉन्ग्रुएंट बताया ट्रायंगल ए सी डी के, है ना। तो ये चीज साइड में लिखना जरूर कि ये चीज कहां से आई है, गिवन से आई है। और कहां से आई है, जेब में से थोड़ी ना निकाली है तुमने। अब मुझे बताओ कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही तो होता है दो साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं या दो साइडें इक्वल होती हैं। बिल्कुल इक्वल होती हैं, ना कि प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल हम किससे बोलते हैं, सिमिलैरिटी से। और कॉन्ग्रुएंसी से क्या बोलते हैं, इक्वल। तो बोर्ड पे देखो, क्या ए बी ए सी के इक्वल है, बिल्कुल। देखो बोर्ड पे, बहुत ही आसान चीज है, अगर ध्यान से करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो समझ में ही नहीं आएगी, अच्छा तो बाद में लगेगा। ए बी ए सी के इक्वल करिए, ना कि प्रोपोर्शनल। अब जरा इधर देखो, तो देखो लॉजिक बना रहा हूं बस मैं, और कुछ नहीं है। अब देखो, तुम सोच रहे होंगे मैंने यही क्यों साइडें ली, ए बी और ए सी क्यों ली। देखो तीन ही तो बनती है वैसे तो तीन ही बनती है, बस तीन के लिए काम नहीं करना, सिर्फ दो के लिए काम करना है। देखो ए बी और ए सी, ठीक है। अब काम करेंगे ए ई और ए डी के लिए। अभी मैं बता दूंगा कि मैंने ए ई और ए डी ही क्यों ली। तो पहले लिख लो। तो बताओ क्या ए ई और ए डी के भी बराबर होगा, बिल्कुल। क्या रीजन होता था इसका, सीपी सीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लॉजिक लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन इतना लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पर 10th क्लास में हम सिमिलैरिटी कर रहे हैं, सीपीसीटी के लॉजिक को लिखो या मत लिखो, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, अगर मैं एसी को इधर अपॉन में ले आऊं, ऐसा काम मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया है। जब भी मैं किसी भी साइड को यहाँ पर अपॉन में लाता हूं ना, इस बात को याद रखो, जब भी मैं किसी भी साइड को यहाँ पर अपॉन में लाता हूं तो उधर 1 बचता है। उधर क्या बचता है, 1। शायद पिछले किसी क्वेश्चन में भी मैंने ये काम करवाया था। जब भी किसी साइड को हम यहाँ पर अपॉन में लाएंगे तो उधर 1 बचेगा, ना कि 0। और ऐसा हम कर सकते हैं।